के सामने और पैसा भी स्टार्टिंग में आप लोगों को अपने डिस्कस किया था, उसकी फाइनेंशियल दिक्कत भी रहती है, तो आप लोगों को शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस। गेस्ट जो है एडवोकेट पवन जी श्रीमाली एवं एडवोकेट गोविंद जी कड़वा साहब का, इन सब का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है तहे दिल से। और ये चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि मूड कोर्ट जो है आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। So as to have a complete overall development of your personality, the mood court is organized, and you people are going to be the budding lawyers of tomorrow. So I do expect that you people should be ready in every aspect, so that you can present your client's case in the best possible manner in the courts. तो आप लोगों के लिए थोड़ा हिंदी मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगी, है ना। तो जो कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज्म है, वर्बल, नॉन वर्बल, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, ये सारी आर्ट जो है इस मूड कोर्ट में बहुत अच्छे से दिखती है। इसके अलावा जो आज जो नहीं दिख रही है आपको, इसमें जो ड्राफ्टिंग जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसको बड़ा ध्यान से देखें, बिकॉज यू नो एडवोकेट्स हैव टू वर्क very meticulously and diligently day and night so as to save the interests of the clients. So pay complete attention today's for today's mood court and try to learn. Okay, so I think we shall commence afterwards. इसके बाद में हम लोग अपने अतिथियों का उद्बोधन भी करवाएंगे। मूड कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हम लोग शुरू करते हैं। माननीय न्यायालय से मैं बताना चाहूँगा, एक एफआईआर पीएस नागौर में दर्ज हुई है जिसके नंबर 40/2023 है। प्रकरण यह है कि अभियुक्त हरिराम और मोहन राम ने मृतक किशन के प्लॉट में घुसकर उसकी सरिये व डंडे से हत्या कर दी है। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि अनुसंधान और सरिये व डंडे की बरामदगी के लिए दोनों अभियुक्तों को 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। श्रीमान जी, मैं अभियुक्त श्रीराम और मोहन राम की तरफ से इस मामले में पैरवी कर रहा हूँ। वाकातनामा न्यायालय में पेश कर दिया है। मैं सीआरपीसी की धारा 437 के तहत जमानत याचिका पेश कर रहा हूँ। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में श्रीमान जी से निवेदन है कि इस प्रकरण में हरिराम और मोहन राम का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस प्रकरण में ये बिल्कुल निर्दोष है तथा इनको साक्ष्यों को धमकाने की तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया। इनको मृतक किशन के साथ तलोर की सीमा को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। उसी विवाद के और मीमांसा के चलते हुए इन्हें इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। दोनों ही मौद्रिक जवाब देने के लिए तैयार है। तो माननीय न्यायालय अगर 10 दिन की पीसी न्यायालय यहाँ से इनको देता है तो ये समाज में और गांव में इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। 10 दिन की पीसी से इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। तो माननीय न्यायालय से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में इन निर्दोषों को जमानत मुचलके पे रिहा किया जाए। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय जमानत के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर मुलजिम हरिराम और मोहन राम को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजता है और दोनों अभियुक्तों को 8 जनवरी 2023 को न्यायालय में पेश किया जाए।
देशवान दोनों अभियुक्त पुलिस कस्टडी में न्यायालय में उपस्थित हैं और हम सरिये व डंडे की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन अनुसंधान बाकी रहने के कारण न्यायालय से निवेदन है इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। माननीय न्यायालय 4 दिन की पीसी में रहने के बाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और इस पूरे प्रकरण में इनको झूठा फंसाया जा रहा है, तो जैसे की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं बन रही है और इनके परिवार में दोनों अकेले कमाने वाले हैं, तो अगर इनको जैसे कर दिया जाएगा तो इनके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो माननीय न्यायालय से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दोनों को जमानत मंजूरी के लिए रिहा किया जाए। सरकार बनाम हरिराम वगैरह आरोपीगण न्यायालय में पेश हो। जय हिंद सर। श्रीमान से निवेदन है, FIR 40/2023 में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और दोनों अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण में निवेदन है कि दोनों अभियुक्त गणों के विरुद्ध IPC की सेक्शन 447, 323, 325 सेक्शन 34 के अंतर्गत आरोप पत्र में दस्तावेजात व साक्ष्य पेश कर रहा हूँ। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण ट्रायल बाय सेशन होने के कारण सेशन न्यायालय को कमिट किया जाए। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र व अनुसंधान में जो साक्ष्य पेश है उन्हें देखते हुए मुल्जिमान हरिराम व मोहनराम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 323, 325 व 302 सैबटिक धारा 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने का आदेश देती है। आरोप पत्र की एक कॉपी वकील मुल्जिमान के साथ दे दीजिएगा। इस प्रकरण को विचारण हेतु सेशन न्यायालय नागौर में कमिट किया जाता है। मुकदमे की पत्रावली दिनांक 12/1/23 को श्रीमान सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो। दोनों मुल्जिमान के जेसी वारंट पर उनको सेशन न्यायालय में दिनांक 12/1/23 को प्रस्तुत करने हेतु अंकित किया जाता है। सेशन न्यायालय के लोगों को जो कॉपी दे दी जाए। आपकी पत्रावलियां पेश करें। डिप्टी साहब, आपको इस प्रकरण की सूचना है? सामने वाले वकील साहब को मैं बुलाया जाएगा। माननीय न्यायाधीश में मुझे नाम से इस प्रकरण में पहले करा भावना पूर्ण में न्यायालय में मेरी उसी केस पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात दोनों मुल्जिमान हरिराम व मोहनराम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 323, 325, 302 34 के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है। सेशन प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। मुल्जिम हरिराम व मोहनराम को 24/1/2023 से जेसी में भेजा जाता है।
आगामी कार्यवाही पत्रावली दिनांक 24/1/2023 को पेश हो। जय हिंद। सर, सरकार बनाम हरिराम आदि प्रकरण में पेशी है। दोनों मुलजिम हरिराम और मोहनराम केसी में हैं। दोनों मुलजिमों को न्यायालय में बुलाया जाए। न्यायालय में सभी गरिमा बनाए रखें। पीपी साहब, आप अपना केस ओपन कीजिए। श्रीमान से निवेदन है, एक एफआईआर पीएस नागौर में 40/2023 से दर्ज हुई है। उक्त प्रकरण में यह निवेदन है कि आरोपी हरिराम और मोहनराम ने मृतक किशन के आवासीय प्लॉट पर जाकर उसकी सरिये में डंडे से हत्या की तथा उसके साथ ही बीच बचाव करने आए उसके बेटे शिवराम को भी चोट कायद की है। अतः पुलिस थाना नागौर ने आईपीसी की सेक्शन 447, 323, 325, 302 रेड सेक्शन 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है और माननीय न्यायालय से दरखास्त है कि मैं अपने गवाह पेश करना चाहूंगा जिसकी सूची आरोप पत्र में संलग्न है। पत्रावली में 4 हेतु दिनांक 21/1/2023 को रखी जाती है। मुलजिम को जेसी में भेजा जाता है। जय किया जाए। सरकार बनाम हरिराम वगैरह आरोपी न्यायालय में पेश हो। जय हिंद। पीपी साहब और वकील साहब, चार्ज लगा दिया जाए या बाहर चार्ज लड़नी है? श्रीमान, चार्ज लगा दिया जाए। चार्ज लगता है, चार्ज लगाकर आगे की प्रोसीडिंग चालू की जाए। माननीय न्यायालय, इस प्रकरण में हरिराम और मोहनराम दोनों बिल्कुल निर्दोष है। वास्तव में जो मृतक किशन है उसकी मृत्यु शराब के नशे में केजरी का पेड़ की चढ़ाई कर रहा था, वहां से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इस कोर्ट की सीमा को लेकर इनका और परिवादी का आपस में विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते मृत्यु होने के बाद परिवादी शिवराम ने अपने घर बैठ के इस घटना को अपने हिसाब से अंजाम देने के लिए ये झूठी कहानी बना के और न्यायालय में इनको झूठा मुकदमा दर्ज करवा के इनको झूठा फंसाने के लिए जो कहानी बनाई है। तो इसलिए माननीय न्यायालय से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हरिराम और मोहनराम के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 323, 325 तथा 362 की धारा 34 का कोई भी प्रकरण नहीं बनता है। दोनों को डिस्चार्ज किया जाए और कार्रवाई को एक ड्रॉप करवाई जाए। को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक अत्याचार किया, जो आईपीसी की धारा 447 के तहत दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल झूठ है। आपने इस दिन से अभियुक्त मोहनराम के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में किशन की मृत्यु करने के उद्देश्य से शरीर में डंडे से घातक चोट कारित करके किशन की मृत्यु कारित की, जो आईपीसी की धारा 302 में दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? ये सत्य है। आपने इस दिन से अभियुक्त मोहनराम के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में शिवराम के गंभीर चोट कारित की, जो आईपीसी की धारा 325 में दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये कथन है सत्य है। आपने इस दिन से अभियुक्त मोहनराम के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में शिवराम के साधारण चोट कारित की, जो कि आईपीसी की धारा 323 में दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। आपको क्या कहना है? ये कहना गलत है। मोहनराम,
आपके विरुद्ध ये चार्ज है कि आपने सुबह दिनांक 1 जनवरी 2023 को 10 बजे नागौर शहर में किशन के प्लॉट में उसको चोट पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक अत्याचार किया, जो आईपीसी की धारा 447 के तहत दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में आपको क्या कहना है? आपने अपने सह अभियुक्त हरिराम के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में किशन की मृत्यु करने के उद्देश्य से सरिये व डंडे से घातक चोट कारित करके किशन की मृत्यु कारित की, जो कि आईपीसी की धारा 302 में दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। आपको क्या कहना है? आपने इस दिन सह अभियुक्त हरिराम के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में शिवराम के गंभीर चोट कारित की, जो कि आईपीसी की धारा 325 में दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। आपका क्या कहना है? आपने इस दिन सह अभियुक्त हरिराम के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में शिवराम के साधारण चोट कारित की, जो कि आईपीसी की धारा 323 में दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। आपको क्या कहना है? मुल्जिमान ने आरोप में स्वीकार करते हुए विचारण चाहा है। पीपी साहब, आप इस प्रकरण के संबंधित कोई साक्ष्य पेश करना चाहेंगे? पीपी साहब, आप आगामी पेशी 3/2/2023 को अपने साक्ष्य हेतु गवाह पेश करेंगे। पत्रावली दिनांक 3/2/2023 को व 4/2/2023 के वास्ते अभियोजन साक्ष्य रखी जाती है। पीपी साहब, गवाह है न्यायालय में, आरोपियों को बुलाया जाएगा, गवाहों को बुलाया जाएगा। अनुमति है। आप ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लीजिए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम शिवराम है, मृतक मेरे पिता थे। घटना किस दिन की है? घटना नागौर शहर की है और प्लॉट की है। घटना दिनांक 1 जनवरी 2023 को रात लगभग 10 बजे हुई थी। क्या हुआ? उस दिन मैं मेरे पिताजी प्लॉट पे काम कर रहे थे। उस समय हरिराम और मोहन राम हमारे प्लॉट में आए और बोले तुम यहाँ पे काम मत करो, हमारी जमीन है। और मेरे पिताजी के लगातार शरीर और डंडे से मार स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैं उनके बीच बचा में गया तो उन्होंने मेरे दाहिने हाथ पे भी चोट की और न्यायालय में न्यायालय की गरिमा बनाए रखें। और ऐसी आवाज पड़ोसी आवाज सुन के किरण यार हमारे पड़ोसी बीच बचा मैं तो अल्लाह वो मोना वहां से भाग गए थे। आपने पुलिस में रिपोर्ट दी थी? हाँ, कब? उसी दिन शाम को लगभग 4 बजे पुलिस में रिपोर्ट दी थी। हाँ। उसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस वहाँ पे आई और लाश का पंचनामा बना के FIR ब्रदर्स P1 है, इस पे A से B में हस्ताक्षर है, और नक्शा मौका रिपोर्ट ब्रदर्स P2 है, इस पे A से B में हस्ताक्षर है। क्या ये कहना सही है कि मृतक किशन आपके पिताजी थे? क्या आप ये नहीं बता सकते कि हरिराम और मोहन राम दोनों में से किसने आपके पिताजी को कितनी चोटें कारित की? क्योंकि उन्होंने ताबड़तोड़ मार किया था, ये बता नहीं सकता कि ये कितने बार ये नहीं बता सकते कि किसने कितनी चोटें कारित की। और ये मृतक किशन के पुत्र है। क्या ये बता सकते हो कि आपका और अभियुक्त हरिराम और मोहन राम का प्लॉट की सीमा को लेकर के कोई विवाद उपखंड मजिस्ट्रेट नागौर के यहाँ विचार हेतु है रखा हुआ? बिल्कुल ये कहना सही है कि प्लॉट की सीमा को लेकर एक पुराना विवाद चल रहा है। आपके पिताजी शराब पीने के आदी थे? हाँ, कभी पीते थे। हाँ, इनके पिताजी शराब पीने के आदी थे और कभी कभी शराब पीते थे।
क्या आप ये बता सकते हो कि जिस दिन ये घटना घटित होना बताई जा रही है उस दिन आपके पिताजी खेजड़ी के पेड़ पर चढ़ करके खेजड़ी के पेड़ की छंगाई कर रहे थे, उस दिन शराब के नशे में थे? नहीं, शराब नशे में थे। ये कहना गलत है कि शराब के नशे में थे, लेकिन खेजड़ी के पेड़ की छंगाई कर रहे थे। नहीं, आप हरिराम और मोहनराम को पहले से जानते हो? कहीं आप अपने पिताजी के मरने के बाद झूठी घटना घटित करके हरिराम और मोहनराम को फंसाने के लिए तो ये बयान नहीं दे रहे? मैं अगले गवाह PW2 किराएदार महिमा को न्यायालय में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। हरिराम वगैरह गवाह महिमा हाजिर हो। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच की सिवाय कुछ आपका नाम और आप कहाँ रहती हैं? नहीं। नाम नहीं माना है, किसी का नहीं माना। घटना किस समय की है? एक जनवरी और समय से आप उस समय क्या कर रहे थे? नगर के काम करते हैं। घटना सुबह की 1 तारीख को है, समय याद नहीं है, मैं घर में काम कर रहा हूँ। आपने उस दिन क्या देखा? मैंने देखा हरिराम और मोहनराम की संग पर बाबा को बाढ़ में पुलिस ने कोई कार्रवाई की जो आपको याद हो? पुलिस ने मेरे सामने सीधे व डंडे बरामद किए और मौका मुआवजा। पुलिस ने मेरे सामने मौका मुआयना किया जो प्रदर्श P2 है, जिसमें CCD में हस्ताक्षर है, और फर्द जब्ती लाठी प्रदर्श P5 और फर्द जब्ती सरिया प्रदर्श P6 है, जिसमें CCD में हस्ताक्षर है। क्या ये कहना सही है कि आप मृतक किस्म के किराएदार हैं? हाँ, ये एक किस्म हाँ, इस बात से इनकार नहीं है कि ये मृतक किस्म के किराएदार हैं। ये जब घटना घटित होना बताई जा रही है 1 जनवरी 2023 को सुबह, उस समय आप कहाँ थे? घटना जिस समय घटित हुई ये अपने घर पे काम कर रहे थे, तो आपको कैसे पता चला कि हरिराम और मोहनराम ने किसी की हत्या कर दी? काम करने के बाद से पुलिस से आने के बाद जाते हैं हरिराम और मोहनराम की संग पर बाबा को बाढ़ कर रहे हैं। क्या आप हरिराम और मोहनराम को पहले से जानते हो? हाँ, हाँ, ये हरिराम और मोहनराम को पहले से। क्या आप अदालत में ये बता सकते हो कि इस दिन हरिराम और मोहनराम ने किस कलर की ड्रेस पहन रखी थी? याद नहीं। ये नहीं बता सकते कि हरिराम और मोहनराम ने उस दिन किस रंग की ड्रेस पहन रखी थी? ये कहना गलत नहीं है कि आपका किशन है जो मकान मालिक है उसकी बदौलत आप हरिराम और मोहनराम के खिलाफ अदालत में झूठा बयान दे रहे हैं? ये कहना गलत है। पुलिस ने आपके सामने कोई बरामदगी की या नहीं की? मैं अगले गवाह मृतक के भाई PW3 रामचंद्र को बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। गणेश जो के सच के सिवा कहीं नहीं। आपका नाम कहीं है और मृतक किसन आपने कहीं लाके है? हमारा नाम रामचंद्र है, वो छोटो भाई है। घटना के समय आप कहाँ थे? मैं गवाड़ी में बैठा हूँ साहब। कहीं कर रही है बेटे? मैं बैठो हूँ घर में। हमें घटना की जानकारी कौन दी? मैं कृष्णा का छोरो सी वो फोन करियो कि मेरी मौत होगी। पुलिस कोई कार्रवाई करी आगाह में? आप पे आया पुलिस वाला, आप कृष्णा की मौत होगी, 4-5 जन आया, आपने मौका मुआयना किया, रोड का के आना ना यहाँ लेकर हो गया गया। नक्श समूह का प्रदर्श P2 है, जिसमें मेरा नक्श अंगूठा है, और फर्द जब्ती लाठी प्रदर्श P5 और फर्द जब्ती सरिया प्रदर्श P6 है, जिसमें एक्स मेरा अंगूठा है। क्या ये कहना सही है कि जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय आप
वहाँ मौजूद नहीं थे और आपने घटना को घटित होते हुए नहीं देखा। हाँ सर, घटित हो गया। हाँ, ये कहना बिल्कुल सत्य है कि घटना के समय ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे और जो घटना घटित हुई है वो इन्होंने नहीं देखी। ये कहना गलत नहीं है कि आपने पुलिस के सामने कोई बरामदगी नहीं की। नहीं सर, देखिए बरामद ले लिया, काफी लिया। किशन और हरिराम और मोहन राम का बलोट की सीमा को लेकर कोई पुराना विवाद झगड़ा, उसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ सर, कोई विवाद जाना है। जब आप सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि ये घटना घटित हुई है, किशन की मृत्यु हुई है? मेरे छोरा बहुत सुबह फोन करे हो कि मेरी मौत हो गई, जना मैं आया। इनको परिवादी शिवराम ने फोन किया और बताया कि उनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद ये वहां पर गए। तो क्या आपने वहां पे हरिराम और मोहन राम को देखा? नहीं सर, हरिराम और मोहन राम को इन्होंने घटनास्थल पर बिल्कुल भी नहीं देखा। आप अदालत में झूठी गवाही देने तो नहीं है अपने भाई की तरफ से? नहीं सच है। ये बिल्कुल सत्य गवाही देने के लिए आए, बिल्कुल झूठी गवाही नहीं देते। मैं अगली गवाह PW 4 डॉक्टर मुमल को पेश करना चाहूँगा। मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। दिनांक 1/1/2023 को आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? राजकीय अस्पताल नागौर में थी। किस पद पर काम कर रहे थे आप? चिकित्सा अधिकारी। उस दिन क्या बात हुई थी? लगभग 11 बजे के आसपास शिवराम चोटग्रस्त व्यक्ति किशन को लेकर आया था। मैंने उसकी जांच की, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने पुलिस प्रतिवेदन से उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें प्रदेशी PMR 06 में ACB में हस्ताक्षर है, COD में मृत्यु बाबत रिपोर्ट है। किशन के शरीर पर चोट कहाँ पर थी और किस प्रकार की थी? किशन के शरीर में सिर के अंदर बहुत गहराई तक चोट थी, दाहिने जबड़े में भी काफी चोट थी, दाहिना जबड़ा टूट चुका था और काफी हथियार से लगे होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी। चोट की अवधि कितने घंटे के भीतर थी? 6 घंटे। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने शिवराम का भी पोस्टमार्टम मुआयना किया, जिससे उसके दाहिने हाथ की उंगलियां टूट चुकी थी और प्रदेशी PMR 07 में रिपोर्ट है, जिसमें ACB में हस्ताक्षर है और COD में एक्सरे रिपोर्ट है। आप कितने साल से डॉक्टर का काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से आप 5 साल से डॉक्टर, तो आपको इतना अनुभव होगा कि खेजड़ी के पेड़ से गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि खेजड़ी के पेड़ से भी गिरने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जब आपके पास में शिवराम डेड बॉडी लेके आया किशन की, तो आपने उसका पोस्टमार्टम किया? हाँ, किया। तो क्या आप अदालत को ये बता सकते हो कि मृतक किशन उस समय शराब के नशे में था जिस समय उसकी मृत्यु हुई? हाँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मृतक किशन उस दिन भी शराब के नशे में था। किशन के जो चोटें थी वो इस प्रकार की थी कि उसकी मृत्यु खेजड़ी के पेट से गिरने से हुई है, ना कि मोहन राम और हरिराम के मारने से। ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन खेजड़ी के पेड़ से गिरने से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार उसकी चोटें थी वो ब्लंट हथियार से प्रतीक हो रही थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खेजड़ी के पेड़ से गिरने से उसकी मृत्यु हो सकती है और वो उसकी शराब के नशे में था। मैं अगले गवाह PW 5 मालखाना इंचार्ज को पेश करना चाहूँगा। सरकार बना बनेगा वगैरह और मालखाना इंचार्ज हाजिर हो। सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। दिनांक 4/1/2023 को आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? ये सियागों में मालखाना इंचार्ज। उस दिन मालखाने में जमा करने तो आपको कुछ मिला था? उस दिन FIR नंबर 40/2023 में जमाशुदा बुक मिट्टी
का पैकेट, मर्द की कमीज और लाठी डंडे से हालत में थानाधिकारी के मुकेश में मुझे सुपुर्द किया। आपने उसका इंदराज कहाँ किया था? मैंने मालखाना रजिस्टर में उसका इंदराज किया। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणिक प्रति B10 में उसका इंदराज किया, जिसमें ऐसे भी मेरी रिपोर्ट है और CCTV मेरे हस्ताक्षर है। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने पूरा वजह सबूत विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो में जमा करवाने के लिए FSL के विशेष वाक बोर्ड को सुपुर्द किया। क्या ये कहना सही है कि माल खाने के ताला नहीं रहता है, माल खाना खुला ही रहता है? ये कहना गलत है। माल खाने के ताला रहता है और जिसकी चाबी मेरे पास है। माल खाने के ताला नहीं रहता है। मैं अगले गवाह PW6 विशेष वाक FSL को बुलाना चाहूंगा। अधिकारी हाजिर हो। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। दिनांक 6/1/2023 को आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? दिनांक 6/1/2023 को मेरी ड्यूटी PS थाना नागौर में कांस्टेबल पद पे कार्यरत। उस दिन आपने क्या किया? उस दिन मेरे को मुकदमा संख्या 40/23 के तहत कुछ माल प्राप्त हुआ। जिस समय आपको FSL रिपोर्ट का माल प्राप्त हुआ, क्या वो पैकेट सीलबंद थे? जी। कोर्ट में कोर्ट की गरिमा बनाए रखें। फिर आप लेके कहाँ गए? उस माल को मैं लेके FSL जोधपुर गया, वहाँ मैंने सबूत किया, उसकी खिलाफ विरोध मैंने माल थाना इंचार्ज। मैं अगले गवाह PW7 आयुष साहब को बुलाने के लिए वगैरह गवाह SHO हाजिर हो। दिनांक 1/1/2023 को आपकी ड्यूटी किस पद पर थी और कहाँ थी? दिनांक 1 जनवरी 2023 को मैं पुलिस थानाधिकारी नागौर के पद पर कार्यरत था। उस दिन परिवादी शिवराम के रिपोर्ट में मुकदमा 40/2023 के अंतर्गत अपराध धारा 447, 323, 325, 302 से 34 के अंतर्गत IPC में रिपोर्ट दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान मेरे द्वारा मृतक किशन की रिपोर्ट में दर्ज किया गया जो IPC में दर्ज है, और उसके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया तथा मौका मुआयना करके तैयार किया गया तथा घटनास्थल पर जाकर वहाँ का नक्शा मौका मुआयना किया। तो घटनास्थल पर जाकर परिवार को लाश को सुपुर्द कर दिया गया। न्यायालय में मुकदमा नंबर 40/2023 को न्यायालय में आरोपीगण हैदराबाद मोहन राम के खिलाफ धारा 447, 323, 302, 325 से 34 के अंतर्गत न्यायालय प्रमाणित किया गया। FIR दर्ज की गई जिसमें C से D कार्रवाई पुलिस का प्रस्थान करने, A से B शिवराम, E से F मेरे हस्ताक्षर है। FIR ब्रदर्स P12 है जिस पर A से B परिवादी शिवराम के और C से D मेरे हस्ताक्षर है। किशन की लाश का पंचनामा तैयार किया तो ब्रदर्स P13 है जिस पर A से B मेरे, C से D, E से F, G से H गवाह के हस्ताक्षर है। मृतक किशन की खून आलूदा कमीज कब्जे में लेकर उसे सील्ड मोहर किया और जब्ती खून आलूदा कमीज ब्रदर्स P4 है जिस पे A से B मेरे हस्ताक्षर है और C से D, E से F, G से H गवाहों के हस्ताक्षर है। घटनास्थल पर जाकर खून आलूदा मिट्टी लेकर उसे सील्ड मोहर किया पर जब्ती खून आलूदा मिट्टी ब्रदर्स P15 है जिसमें A से B मेरे हस्ताक्षर है, बाकी गवाहों के हस्ताक्षर है। मालखाना इंचार्ज को मालखाना में जमा करने के लिए सामान दिया जिसके
ब्रदर्स बी 17 है, ए से बी, सी से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, बाकी गवाहों के हस्ताक्षर हैं। PW1 PW2 से CRPC धारा 161 के बयान लिए हैं। क्या ये कहना सही है कि धारा 27 की इत्तला पर आप गए और आपने जबरदस्ती दोनों के हस्ताक्षर? ये कहना ऐसा घटना का कोई भी सुसंगत गवाह अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ, ना कोई सुसंगत गवाह है, तो क्या ये सत्य? ये गलत। आप अभियुक्तों को जबरदस्ती फंसा रहे इस मामले में छूटा? ये कहना गलत हो जैसे आपने गवाहों के खाली करने पर रात उनका हस्ताक्षर कर रहे हैं? ये कहना भी गलत है। पत्रावली बयान मुल्जिमान हेतु दिनांक 7/2/2023 को पेश हो। मुल्जिमान को न्यायालय में हाजिर किया जाए। जय हिंद। आपके विरुद्ध PW1 शिवराम का कथन है कि आपने उसके कोर्ट में घुसकर किस्म के जरिए व लाठी से मारकर उसकी मृत्यु व शिवराम के दाहिने हाथ पर चोटकारी की। आपका क्या कहना है? गवाह PW2 महिमा का कथन है कि घटना के वक्त उसने आपको किस्म के कोर्ट से भागते देखा था। PW3 डॉक्टर मुंगल का कथन है कि किस्म के सिर पर गंभीर चोट आने से मृत्यु हुई व शिवराम के दाहिने हाथ पर भी चोट है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? PW भाई मालखाना इंचार्ज का कथन है कि उसने इस मुकदमे में जब्तशुदा 4 आर्टिकल मालखाने में रखे व उन्हीं इसी अवस्था में अकल से हेतु जोधपुर भेजा था। गवाह PW7 SHO का कथन है कि उसने FIR 40/2023 PS नागौर का अनुसंधान प्रारंभ कर घटना स्थल का मौका बनाया, खून आलूदा मिट्टी व कमीज कब्जे में लेकर सीढ़ मोहर की। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसके में कोई जानकारी नहीं। SHO का यह भी कथन है कि उसने आप मुंजीमान को गिरफ्तार करके आपके कब्जे से लाठी व सरिये जब्त की थी। आपका क्या कहना है? ये कहना सही है कि उन्होंने हमें गिरफ्तार किया था, लेकिन इससे आगे क्या कोई जानकारी नहीं। आपको अपना बचाव में कुछ कहना है? वकील साहब क्या प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश करें? इजाजत है। इसको साक्ष्य मान के कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के साथ क्या आप मृतक किशन को जानते हैं? मुसलमान की मृतक किशन मेरा पड़ोसी है। ये मृतक किशन के पड़ोसी और ये मृतक किशन को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आप अदालत में ये बता सकते हैं कि मृतक किशन का व्यवहार किस प्रकार का? मृतक किशन श्रीमान की शराब आदि का और लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना उसके लिए आम बात है। मृतक किशन शराब पीने का आदी था और गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए आम बात है। घटना के दिन आपने किशन को देखा? घटना के दिन मैं सुबह अपने गेंदे में कुछ काम कर रहा था, तो थोड़े समय बाद में जब मैंने देखा कि उसकी घोड़े चिल्लाने की आवाज आई, तो मैं भाग गया।
घटना के दिन भी किशन खेजड़ी के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, ये खेजड़ी के पेड़ पे काम कर रहा था। ऐसा करते हुए पड़ोसी संतोष भास्कर ने उन्हें देखा। तो चीखने चिल्लाने की आवाज आने के बाद आप वहां पर उपस्थित हुए, तो आपने क्या देखा? जब बाकी गया तो देखा कि घर वाले इकट्ठे थे और फिर मृतक किशन था उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जब ये गए तो हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी चल रही थी, मृतक किशन अच्छी अवस्था में था। तो कहीं आपने हरिराम और मोहन राम को उस घटना स्थल के आसपास देखा? नहीं, श्रीमान मैंने खुद ही देखा। घटना स्थल पर हरिराम और मोहन राम ने दोषी संतोष भास्कर हरिराम और मोहन राम को नहीं देखा। आप मोहन को मृतक किशन को कब से जानते हैं? मृतक किशन को मेरा पड़ोसी है, जन्म से था। जिस दिन घटना हुई उस दिन आप जब वहाँ घटना स्थल पे पहुंचे आपने क्या देखा? मैंने देखा कि वो घर वाले सब इकट्ठे थे और एक आदमी गाड़ी बुलाने के लिए कह रहा था और बाकी हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब किशन की मृत्यु हो चुकी थी उस समय? बाकी वो पता नहीं, लेकिन वो उसमें तैयारी कर रहे थे। अभी आपने जैसे कहा है कि जब मैं वहाँ पहुंचा किशन खेजड़ी की छंगाई कर रहा था। बहुत सारी मैं घर पे पहले काम कर रहा था। ये साहब को आपने बताया है? मैं पहले इन्होंने देखा है भाई साहब, इन्होंने देखा है पहले काम करते हुए, उसके बाद में जब घटना घटी तो आवाज नहीं मिलने की तो मैं भाग गया। तो आपकी उससे कभी लड़ाई हुई है? लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन उसको गाली गलौज करने की आदत थी। तो आपने कभी आपके साथ की है गाली गलौज? गाली गलौज की तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? मैंने ज़्यादा बार मैंने घटना को महसूस नहीं किया, एक बार उसने गाली गलौज की है। तो आपने उस गाली गलौज के की है, इसके लिए आप उसके विरुद्ध में नहीं गवाही दे रहे हैं? बस करता हूँ कि एक और गवाह शराब ठेके के सेल्समैन को अदालत में बयान के लिए बुलाना चाहता हूँ। सरकार बना हरिराम वगैरह गवाह स्वयं हाजिर हो। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। पहले अदालत को आप अपना परिचय दीजिए और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम करण है और मैं शराब के ठेके में सेल्समैन का काम करता हूँ। इनका नाम करण है, शराब ठेके में सेल्समैन काम करते हैं। आपकी ये जो शराब की दुकान आप बता रहे हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये मृतक किशन लाल का नाम है, वहीं स्थित है। ये मृतक किशन लाल के पास ही स्थित है। आप मृतक किशन को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। आप मृतक किशन को कैसे जानते हो? वो डेली प्रतिदिन आता था शराब खरीदने के लिए। मृतक किशन इनके पास में रोजाना शराब खरीदने के लिए आता था, तो ये मृतक किशन से अच्छी प्रकार परिचित है। तो ये जो घटना घटी होना बताई जा रही है 1 जनवरी 2023 की, क्या इस दिन भी मृतक किशन आपके पास में शराब लेने के लिए आया था? आया था। हाँ, ये कहना सही है कि जिस दिन घटना घटी तो उस दिन भी मृतक किशन शराब लेने के लिए उनके पास में आया था। क्या आप ये बता सकते हो कि मृतक किशन आपसे जब भी शराब लेता था वही बैठ कर पीता था या अपने साथ में ले जाता था? कभी-कभी वही पेट के पीता था, कभी-कभी साथ में पीता था। कभी-कभी मृतक किशन ठेके पर ही बैठ करके शराब पी लेता था, कभी-कभी साथ में भी ले जाता था। श्रीमान, इस प्रकरण में आरोपीगण के ऊपर लगाए गए आरोपों के अनुसार ही मैं निवेदन करना चाहूंगा। सर्वप्रथम धारा 447 के बाबत यह निवेदन करता हूं कि ये आरोप संदेह से परे सिद्ध है। PW1 जो कि मृतक किशन का बेटा शिवराम है और PW2 जो मृतक के किराएदार हैं, उन्होंने अपने कथनों में घटना को प्लॉट में होना बताया है और इसकी पुष्टि PW3 ने भी अपने बयानों से की है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि घटना स्थल की पुष्टि PW7 जो कि आयो साहब हैं, उन्होंने अपने बयानों में की है कि उन्होंने वहां से पूर्ण आलूदा मिट्टी प्राप्त की है। इस प्रकार गवाह के कथनों व नक्शाओं का से जो मुलजिमान द्वारा मृतक के प्लॉट में आकर किशन व परिवादी शिवराम के चोट पहुंचना सिद्ध होता है। इसी प्रकार धारा 323 और 325 IPC के बाबत भी मैं दोनों आरोपीगण के विरुद्ध जो आरोप हैं वो सिद्ध होते हैं। परिवादी शिवराम ने अपने कथनों से दोनों मुलजिमान हरिराम और मोहन राम द्वारा गंभीर चोट पहुंचना बताया है।
उसके दाहिने मृतक शिवराम के दाहिने हाथ में भी चोट पहुंची है और अंगुलियों में भी फ्रैक्चर होना पाया गया है। मृतक के सिर व शरीर पर लाठी व सरिये के गंभीर चोट पहुंचना पाई गई है। इसकी पुष्टि PW2 महिमा ने अपने कथनों से की है कि मोहनराम व हरिराम किशन पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे और उसने दोनों मुलजिमान द्वारा मृतक किशन के सिर व शरीर पर लाठी से व सरिये से चोट करना बताया है। ये सभी गवाह पूर्ण विश्वसनीय है और इनके कथनों पर विश्वास न करने का कोई भी न्यायिक कारण नहीं बनता है। इसी प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ब्रदर्स P7 है उसमें भी मृतक के सिर व मुंह पर ब्लंट वेपन से चोट होना अंकित है। इन चोटों से मृतक किशन की मृत्यु कारित होना बताया गया है। PW4 डॉक्टर मुगल ने अपने कथन से इन चोटों की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होने की पुष्टि की है। इसी प्रकार आयोग ने भी अपने कथन से पुष्टि की है कि उसने घटना के दिन जो सरिये और लाठी प्राप्त हुए हैं वो मुलजिम की इत्तला पर हरिराम के कोठे से प्राप्त होना बताया है। इसी प्रकार PW2 के कथनों से भी यह पुष्टि होती है कि उसने घटना के दिन शराब वहां बैठकर नहीं पी थी, जबकि अमूमन वो वहां बैठकर पीता है। माननीय न्यायालय को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इनका एक ही मकसद था किशन की मृत्यु करना और उनकी प्लॉट की जमीन को हड़प लेना। प्रयोगशाला से प्राप्त जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी मृतक किशन का ब्लड ग्रुप और जो सरिये और लाठी पर ब्लड ग्रुप जो मिला है उसका सेम होना पाया गया है। साथ ही पड़ोसी संतोष भास्कर ने अपने बयान में भी यह स्वीकार किया है कि उसने कभी कभार गाली गलौज मेरे साथ की है, लेकिन फिर भी मैंने उस घटना को कभी महत्व नहीं दिया और उनके विरुद्ध में बयान देने के लिए हाजिर नहीं हुआ। अतः उपरोक्त कथनों से यही सिद्ध होता है कि हरिराम व मोहनराम ने सरिये व लाठी से मृतक किशन की हत्या की है और मैं न्यायालय से यही दरख्वास्त करूंगा कि दोनों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। माननीय न्यायालय, मैं सर्वप्रथम ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना में जो गवाह है PW फर्स्ट और PW इनको साक्ष्य और संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों मृतक का एक है जो मृतक का पुत्र है तो एक मृतक का किराएदार। वास्तव में ये जो घटना घटी हुई है ये घटना इस प्रकार है कि मृतक किशन शराब के नशे में अपने प्लॉट में खेजड़े का पेड़ काटने के लिए चढ़ा और वहां से नशे की हालत में वो नियंत्रण नहीं रख पाया, वो खेजड़े के पेड़ से नीचे गिर गया, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो ये इनका विवाद चल रहा है, माननीय उपखंड मजिस्ट्रेट नागौर में यहाँ प्रकरण दर्ज हो रखा है बलौर की सीमा को लेकर के, और इसी के चलते परिवादी शिवराम है वो मेरे क्लाइंट हरिराम और मोहनराम के साथ में विमन से रहता है, और इसी विमन से के चलते जब उसकी मृतक किशन की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद में उसने ये झूठी कहानी घटित की और झूठी कहानी में इनको झूठा फंसाने का प्रयास जो किया है, इसमें उसने खुद ने ये अदालत में स्वीकार किया है कि हमारा बलौर की सीमा को लेकर के पुराना विवाद चल रहा है और किराएदार है। उन किराएदार ये अदालत में नहीं बता सकते कि मृतक किशन के हरिराम और मोहनराम ने कितनी चोटें कारित की और उन्होंने उस दिन किस तरह की ड्रेस पहनी। तो ये अदालत के लिए संदेह की स्थिति है कि क्या वास्तव में किराएदार ने इनको चोटें कारित करते हुए देखा या फिर वो अदालत में झूठी गवाही दे रहे हैं। इसमें जो तीसरे जो गवाह है मृतक किशन के भाई रामचंद्र, उन्होंने अदालत में साफ साफ बताया कि मैं किसी विमन से के चलते झूठी गवाही नहीं दे रहा हूँ और उन्होंने इनको वहां देखने से साफ इनकार किया है। उन्होंने अदालत में ये बताया कि घटना के समय मैं वहां पर मौजूद नहीं था और मेरे पास जब फोन आया परिवादी शिवराम का तो उसने कहा कि किशन की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद वहां पहुंचे और उन्होंने हरिराम और मोहनराम को वहां पर नहीं देखा, तो इसी गवाह का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। चौथे जो डॉक्टर साहब गवाह है तो उन्होंने भी अदालत में ये बताया है कि मृतक किशन उस दिन शराब के नशे में था, ये बात स्वीकारी गई है। और पड़ोसी जो मृतक किशन के पड़ोसी है उन्होंने ये बताया कि किशन शराब पीने का आदी था और डेली शराब पीता था और कभी कभार मुझसे भी झगड़ा कर लेता था। शराब ठेके के सेल्समैन ने भी ये कहा है कि मृतक किशन कभी कभी यहाँ शराब पीता था, कभी कभी अपने साथ ले जाता था। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किशन ने शराब वहां से ली है तो उसके बाद उसने नहीं पी होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि वो शराब के नशे में था। हरिराम और मोहनराम का इस पूरे प्रकरण से कोई भी लेना देना नहीं है। परिवादी शिवराम और ये तमाम गवाह अदालत को गुमराह कर रहे हैं और झूठे मुकदमे में इनको फंसा करके दंडित करवाना चाहता है। माननीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बचाव पक्ष को अपना पक्ष की मजबूत
युक्ति से सिद्ध नहीं करना होता है, जिस तरह से अभियोजन पक्ष को अपना केस संदेह से परे सिद्ध करना होता है, बचाव पक्ष को अपना केस मजबूत संभावना की हद तक सिद्ध करना पर्याप्त है। यही न्यायिक सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय हर वजन वर्सेस पंजाब राज्य AR 1966 SC 97 वो उत्तर प्रदेश बनाम रामस्वरूप AR 1974 SC पेज 1570 में प्रतिपादित किया है। अगर मृतक की मृत्यु पेड़ से गिरने से कारित हुई चोटों से हुई है और ये संभव है और इसका लाभ आरोपीगण को मिलना चाहिए। दोनों आरोपीगण की सूचना से बरामद लाठी और सरिया की कमान मृतक के भाई किराएदार और इनका बेटा है, इसलिए ये साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है। श्रीमान जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मृतक और मुलजिम के मध्य प्लॉट की सीमा को लेकर एक विवाद था, इस बाबत अनुसंधान के दौरान रेवेन्यू कोर्ट से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं किया है। प्लॉट बाबत पटवारी से भी कोई अनुसंधान इस मामले में नहीं किया है, इसका लाभ इन मुलजिम पक्ष को मिलना चाहिए। इन तथ्यों को देखते हुए मेरा यह निवेदन है कि मुलजिम पक्ष का बचाव संभव है और अन्य कारण से मुलजिमान को संदेह का लाभ देकर बरी करवाने की कृपा करें। डीपी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी श्रीमान, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि साथ ही वकील ने कहा है कि PW2 महिमान है जो किराएदार है वो ये नहीं बता पाए कि उसने किसने कितनी छोटे कार्य की और किसने क्या ड्रेस पहन रखी थी। तो मैं माननीय न्यायालय से यही कहना चाहूंगा कि इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता किसने कितनी छोटे कार्य की। और जैसा कि साथी वकील ने एक और कहा है कि जो PMR रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये पाया गया है कि वो नशे में था और इनका ये भी कहना है कि वो खेजड़ी के पेड़ से गिर गया। तो खेजड़ी के पेड़ से गिरना और उससे चोटें कारित होना और किसी प्यार से मारना और उससे चोटें कारित होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और डॉक्टर साहब ने ये अपने कथनों में कहा है कि जो चोटें उसको कारित हुई है वो चोटें खेजड़ी के पेड़ से गिरने पे आ ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब ने ये अदालत में स्वीकार किया, इसके सवाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसकी मृत्यु केंद्र की पेड़ से। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो चोटें कारित हुई है वो चोटें और जो खेजड़ी के पेड़ से गिरने से जो चोटें कारित होती है उनमें फर्क है। और जो चोटें इनको लगी है मृतक किशन को वो सरिये और लाठी से ही लगी हुई प्रतीत हुई है। तो मैं माननीय न्यायालय को एक बात और कहना चाहूंगा कि ये हत्या का मामला चल रहा है, लॉर्ड की सीमा को पहले से लेकर विवाद था। यदि ऐसा ही होता कि झूठा इनको फंसाना होता तो पहले ही फंसा सकते थे। ये घटना इन्होंने कारित की है, झूठा केस पहले ही बना के फंसा सकते थे साहब। घटना का वेट क्यों किया इन्होंने? और जो आयोग साहब ने लाठी और सरिये बरामद किए वो इन्हीं के कथनों इन्होंने इतला दी थी धारा 27 के और इन्हीं के कोटे से प्राप्त हुए हैं। उससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि इन्होंने नहीं किए। और जो ब्लड ग्रुप मिला है वो ब्लड ग्रुप और लाठी और सरिये से जो ब्लड ग्रुप उसके ऊपर पाया गया है वो सेम आ रहा है ऑफिशियल रिपोर्ट में। माननीय न्यायालय से मैं यही निवेदन करूंगा कि सारे सबूत इनके खिलाफ जाते हैं और इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। सिर्फ लाठी और सरिये से लगा हुआ खून, मृतक के खून से उसका ग्रुप मैच करना ही इनको दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु खेजड़ी के पेड़ से गिरने से हुई है। और ये भी हो सकता है कि परिवादी शिवराम ने वो खून बाद में लाठी और सरिये पे लगाया या लाठी और सरिया पहले से खेजड़ी के नीचे पड़े हुए तो उसे गिरा। प्लॉट का काम किसा प्लॉट के अंदर ये चीजें होने से वो कहां से लेके आएगा सर? आप मुझे बात साफ से पर्याप्त बता दीजिएगा क्या कहा था कौन जो माननीय न्यायालय से एक गुजारिश करता हूं कि वो बिल्कुल निर्दोष है और उनको बरी किया जाए। अब बदलाव विवाद से अंतिम निर्णय दिनांक 5 अप्रैल 2023 के लिए रखी जाती है। आगामी पेशी 5 अप्रैल 2023 को की जाती है। अब न्यायालय सरकार और से हरिराम वगैरह के प्रकरण में निर्णय सुनाता है। इस प्रकरण में न्यायालय ने निर्णय में तय किए जाने वाले बिंदुओं को निर्धारित किया व पत्रावली में प्रस्तुत समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के आधार पर तय किए जाने वाले बिंदुओं पर निर्णय किया है। उसका विस्तृत उल्लेख निर्णय में है। अब न्यायालय केवल उसका ऑपरेटिव पार्ट सुनाता है। न्यायालय ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष द्वारा
प्रस्तुत रूलिंग्स का भी अध्ययन किया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में दोनों आरोपीगण हरिराम व मोहन राम को धारा 447, 323, 325, 302/34 के तहत दोषी पाता है। आरोपीगण हरिराम व मोहन राम की सजा इस प्रकार है। धारा 447 के तहत 1 माह का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना। धारा 323 के तहत 3 माह का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना। धारा 325 के तहत 1 साल का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना तथा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5000 रुपए जुर्माना करती है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास रहेगा। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। पेशकार दोनों मुजरिमों हरिराम व मोहन राम का सजा वारंट बनाया जाए और मुजरिमों पर निर्णय की प्रमाणित प्रति बिना शुल्क के उपलब्ध करवाई जाए। एक बार बच्चों के साथ में अपना एक्सपीरियंस साझा करें। गोविंद जी करवा दें। कोई अदालत में बैठा रहता है तो सबसे पहले होता है साइलेंट। अदालत का माहौल, अनुशासन और अदालत की गरिमा। सर्वप्रथम आज लॉ कॉलेज के जो मूड कोर्ट का आयोजन किया गया है, प्राचार्य महोदय, हर्ष जी, दानिया सर, उमेश जी, मैडम साहिबान और उनकी पूरी टीम, मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो वास्तव में आपने जो मूड कोर्ट का आयोजन किया है, जब मैं सामने बैठा था तो मुझे लग रहा था कि अगर मेरी फाइल हो तो बड़े एग्रेसिव मोड में आती है, जिससे वास्तव में ओरिजिनल अदालत के अंदर आर्ग्यू चल रही हो। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जजेस की भूमिका, रीडर की भूमिका, प्रोसिक्यूटर की भूमिका और जो एडवोकेट्स की भूमिका, डॉक्टर्स की, पुलिस ऑफिसर्स की, जो आपने प्रेजेंटेशन दिलवाई है, वाकई सर काबिल तारीफ है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बहुत मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब मैं इस महाविद्यालय में लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था और हम उम्मीद करते थे कि ऐसे मूड कोर्ट हमें देखने को मिले, लेकिन नहीं मिले। लेकिन हमारे अंदर एक जुनून था कि हम भी जो बड़ी अदालत है उसमें जाके वास्तविक रूप से आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप सारे एडवोकेट्स के लिए कि आप जो मेरे सामने बैठे हैं, निश्चित रूप से आप इस नागौर का, राजस्थान का और भारत का भविष्य हैं। लोग जो विद्यार्थी लॉ कर रहा है उसके दिल में और दिमाग में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि हमें वास्तव में इस लॉ की जो परिभाषा है उसको असली मायने में परिभाषित करना है। आपका ओहदा, आपकी काबिलियत, आपकी हैसियत एक डिग्री के तहत बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बहुत मायने रखती है और बहुत कद में ऊपर बढ़ जाती है। विधि का जानकार एडवोकेट्स बहुत बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी प्रथम भूमिका होती है कि वो पूरे समाज को सही दिशा निर्देश दें और हर पीड़ित व्यक्ति के साथ सही जजमेंट करने का प्रयास करें। जो आपकी ट्रायल अदालत थी, दोनों जजेस, दोनों रीडर और दोनों एडवोकेट्स और पूरी टीम, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस सुंदर रही आपकी। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा तो जब कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर थोड़ा सा कम है तो बताना भी चाहिए। लेकिन ये वास्तव में एक सिस्टम है कि जहाँ भी प्रोसिक्यूशन एडवोकेट्स होता है लगता है कि कहीं फॉर्मेलिटी कर रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूशन को दबा के और अच्छी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। जजमेंट जो भी हुआ अच्छा जजमेंट है। शायद अगर मैं होता तो मैं इस दोनों मुलजिमान को बरी करता, क्योंकि जिस एडवोकेट्स ने जो आर्ग्यू की है, काबिल तारीफ की है, मुझे लगता है बंदा
आप अपना दिमाग, अपनी फोकस आईक्यू पे कीजिए कि इस केस में एक भी आई विटनेस नहीं है, एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है जो मृतक को मरते हुए देख रहा है, मारते हुए देख रहा है। हो सकता है सारी चीज प्रमाणित हुई हो, लेकिन जस्टिस एक वो चीज होती है जो सीट पे बैठता है, उसको कानून में लिखा हुआ है 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये लॉ की सबसे बड़ी डेफिनेशन है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रही है, लेकिन जो आपकी आर्ग्यू रही है मिस्टर वेरी नाइस, जो एडवोकेट है वेरी नाइस। और मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि शायद ये कहीं ना कहीं रेगुलर अदालत को ज्वाइन कर रखा है, इसमें वही ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकता है। और आप लोगों को कहना चाहूंगा, कलदारिया सर, हर्ष जी, उमेश जी सर, हमारे मैडम साहिबान, हमारे एडीएम साहब की पत्नी महोदय और सारे स्टाफ, ये पहली बार देख रहा हूँ कि लॉ कॉलेज के अंदर इतना सुपीरियर स्टाफ है, इतना सुपर स्टाफ है। हम जब लॉ करते थे तो हमारे कोर्ट से सिर्फ डिप्यूटेशन के आधार पे एक एडवोकेट को बुलाते और एक गवर्नमेंट एडवोकेट होता, 2 के आधार पर हमें लॉ करनी पड़ती। हर्ष जो मेरे से जूनियर है, आपके प्राचार्य महोदय हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ समय तक कोर्ट ज्वाइन किया था। और जब हमने देखा कि जब ये प्राचार्य बन के आपके समक्ष आ रहे हैं, जब ये अदालत में जाते थे, इनकी इतनी सुपर आईक्यू होती थी, हमारे साथ रहते थे, उस वक्त हमें लगता था कि आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा करोगे, बहुत बड़ी पोस्ट पे जाओगे। और आज मेरे से जूनियर, मेरे बच्चे समान, मेरा छोटा भाई के समान, जो आपका सुपीरियर बन के और आपको बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे रहा है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है। ये चीजें देखी जाती है अच्छी काबिलियत, अच्छे गुण और अच्छी विद्वान योग्यता के आधार पर। मुझे यहाँ ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपका जो स्टाफ है, मैं अजमेर भी गया हूँ लॉ कॉलेज में, अभी महीने भर पहले एक सेमिनार था, उसमें गया था मैं जीसीए में, लेकिन वहाँ का और यहाँ का जो सेमिनार देखा, अजमेर को फेल कर दिया। 442 स्टूडेंट थे वहाँ पे, 44 का स्टाफ था, प्राचार्य महोदय थे और वहाँ के सेशन जज को बुलाया गया था। लेकिन मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ की प्रेजेंटेशन और यहाँ की प्रेजेंटेशन मैंने देखी, तो ये जो काबिल तारीफ का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ प्राचार्य साहब और उनकी टीम को दे रहा हूँ। इन्होंने जो प्रेजेंटेशन आपसे करवाई है, बहुत ही सुंदर करवाई है। ये वो कि आपके पास बार बार नहीं मिलेंगे। एडवोकेट वो व्यक्ति होता है, वो एक प्रोफेशनल लॉयर्स होता है जो किसी जजेस के सामने जाता है, बड़ी दबंगताई के साथ जाता है, बड़े बिंदास रूप से जाता है, डरना किसी से नहीं होता है। प्रोसिक्यूशन यहाँ डर के आर्ग्यू कर रहे थे और जो अभियुक्त के एडवोकेट थे बिंदास बात कर रहे थे। पावर दोनों को बराबर है, दोनों की काबिलियत बराबर है, बोलने का जज्बा, बोलने की मादा, और ये आपका सब पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन किस आधार पर दे रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप समझो सारे के सारे बहुत अच्छे लॉयर्स हो, आप में से ही कोई अच्छा जजेज बनेगा, आप में से कोई हाई कोर्ट तक जाने वाले होंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले होंगे, और जिस दिन ये होगा शायद आपके सर का सीना खुल जाएगा कि हमारे बच्चे कहाँ तक गए। मैं भी सर से मार्गदर्शन लेके निकला हुआ, आपके प्राचार्य महोदय से नहीं लिया होगा, लेकिन बाकी जो कलदानिया सर, उमेश जी सर, इनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब आज इनके सामने आने का मौका मिला है मुझे, तो शायद मेरे दिल में इतनी खुशी है कि मैं मेरे गुरुजी के चरण छुके यहाँ आया हूँ और मैं इनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में जिस दिन ये तय कर लोगे कि आप बहुत अच्छे लॉयर हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना सुपर हो जाएगा कि आप हर जजमेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाओगे। मैं इस मंच के माध्यम से अगर ये कहूँ कि अगर कोई विद्यार्थी मेरे साथ जूनियरशिप का काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम करता है, तो शायद मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वो अच्छा कर रहा है। अगर वो कमजोर है तो मुझे ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, कमजोर है।
और मैं इस मंच के माध्यम से सर को जरूर बताना चाहूँगा कि आज मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मेरे पास 5 जूनियर्स एडवोकेट्स काम कर रहे हैं, जो 5 साल का अनुभव वाले भी हैं, 2 साल के अनुभव वाले भी हैं, 1 साल के अनुभव के भी हैं और 6 महीने के अनुभव के भी हैं। लेकिन सबकी थॉट और सबकी विचारधारा और सबकी IQ अलग अलग होती है। खुद को अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से देना होता है खुद पर डिपेंड करता है। और मैं प्राचार्य सर, कल्याणी सर, उमेश सर और इनकी पूरी टीम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि 2 जूनियर जो यहाँ है आपके मेरे पास प्रेजेंटेशन देते हैं, मोनिका राठौड़, मेहरा गोरा। और ये कहना चाहूँगा सर कि आज से करीब 4 महीने पहले कुर्सी के अंदर ट्रिपल मर्डर हुआ था और उसमें एक्यूज की तरफ से मुझे उस पार्टी ने लॉयर नियुक्त किया था। उसकी जब पहली ब्रीफ बनी थी, मैंने वो पहली फाइल मेरे जूनियर मोनिका राठौड़ को दी थी। मैंने कहा इसकी ब्रीफ लाने बना दी। सर मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि उसने इतनी सुपर ब्रीफ बनाई कि उसमें मैंने एक ही चेंजेस नहीं किया और डीजे को पुट अप कर दिया। तो अब आप अंदाजा लगाइए, एक 5 साल की वकालत है और एक 5 महीने की वकालत है। डिग्री दोनों के पास बराबर है, इसके पास तो डिग्री भी नहीं है, लेकिन प्राचार्य महोदय और स्टाफगण के जो गाइडलाइंस है उसका कॉन्फिडेंस और उसका विश्वास इसके पास है। जब इस तरह की चीज हमें मिलती है तो हमें इतनी खुशी होती है कि शायद इनमें बहुत मादार है, बहुत आगे जा सकते हैं। पोक्सो कोर्ट का काफी अच्छा काम है मेरे पास, बहुत अच्छा काम है। और मैं सर आपसे ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने में मैंने मेरे पूरे पोक्सो कोर्ट की जिम्मेदारी मोनिका राठौड़ को दे दी। पहले मुझे कोर्ट छोड़ने में हिचकिचाहट होती थी, जजेस कहते आप क्यों नहीं आ रहे हो, और एब्सेंट एक एक्यूज के लिए नुकसानदायक भी होती है। लेकिन आज अगर मुझे 2 घंटे 3 घंटे कहीं जाना होता है तो सर मैं इसके भरोसे अदालत छोड़ के चला जाता हूँ, मेरा नुकसान नहीं है। यानी बच्चों आपसे ये कहना चाहूँगा सारी काबिलियत आप में है। इतना अच्छा स्टाफ, इतने अच्छे प्राचार्य महोदय, इतनी अच्छी काबिलियत वाली कॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको जब ईश्वर ने मौका दिया है तो निश्चित रूप से आप हासिल करो। ये मौका खोना मत देना। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। माता पिता बहुत उम्मीद करके बाद बच्चों को इस स्टेज पे लेके आते हैं। जो बच्चा लो करता है उसकी एज काफी और हो जाती है और वो ये सोचता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, वकालत करूंगा तो कब जाके मेरा रोजगार चलेगा। बहुत वक्त लग जाता है। जब समय मिलता है तो उसका सही मायने में सदुपयोग करें और अच्छे से उसके प्रति अपना पॉजिटिव प्रेजेंटेशन दें। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और मैं ये कहूँगा कि सारे बहुत अच्छे लॉयर्स हैं। आप कोई आप में से बता सकता है कि लॉयर्स और एडवोकेट में क्या फर्क है? कोई बता सकता है आप में से? बताइए। लॉयर्स को होते हैं जिनके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है और गवर्नमेंट जो अप्रूवल नहीं होता कोर्ट में जाके केसेस लड़ते हैं। एडवोकेट के पास वो सर्टिफिकेट होता है जिससे केस में कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं। वो एक डिग्री होती है, मतलब एक सर्टिफिकेट सारे ये लॉयर्स हैं हम लोग, और जो जिनकी डिग्री हो चुकी है और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो एडवोकेट्स। सर लॉयर उनको कहते हैं जिनके पास केवल लॉ की डिग्री होती है और सर एडवोकेट उनको कहते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन ले चुके होते हैं। तो सर एक और होता है बैरिस्टर जो फॉरेन से लॉ की डिग्री करते हैं, उनको बात यानी इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से यही है, हमारी अगर किसी को जरूरत पड़े गाइड करने की, निश्चित रूप से हम आपको गाइड करेंगे। हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीठासीन अधिकारी बनी थी, बनी का बेटा एक बार खड़े होना, सबको बताना, एक बार तालियां बजाएंगे सारे लोग।
श्रीमाली जी। साथ ही परम सम्माननीय आचार्य महोदय श्री चंद्रमोहन जी, दानिया जी, उमेश जी, अमनदीप जी, राकेश जी और रितु मैडम, छात्र संघ अध्यक्ष सदस्य और सभी जिज्ञासु लॉ के विद्यार्थी, आज इस मूड कोर्ट को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी सभी के द्वारा। किसी की भी भूमिका को कम नहीं किया जा सकता, किसी भी की भी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन ज्यादा या कम देना नहीं था। यहाँ पे जो पहले घटना घटित हो चुकी है उसको तो प्रेजेंटेशन करना था, जिसका जो रोल था वही देना था, तो कोई कम या ज्यादा नहीं था। फैसला जो हो चुका वही होना था। तो अभियोजन पक्ष ने क्या कहा या मुलजिम पक्ष ने क्या कहा, यहाँ तक पुलिस क्या कर रही है, कांस्टेबल क्या कर रहा है, रीडर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन लोअर कोर्ट के जज ने क्या किया है या फिर हाई कोर्ट के जज ने क्या किया है, जो अपर कोर्ट है उसके जज ने क्या किया, ये प्रेजेंटेशन हो चुकी है। उसको इतनी सुंदर तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन की है, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। मूड कोर्ट देखा जाए तो पहले हमारे टाइम में होती ही नहीं थी। ये अवधारणा मूड कोर्ट की थी नहीं, प्रैक्टिकल भी ज्यादा होते नहीं थे, थ्योरिकल चीजें ज्यादा थी। 2 कमरे हमको कॉलेज में दे दिए जाते थे। मेन कॉलेज में 2 रूम देखने के, लॉ के 2 रूम है और 1 या 2 लेक्चरर आपको दे दिए जाते, और वो 2 लेक्चरर 9 27 पेपर हमको पढ़ाते थे। कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ 1 वीक सीरीज पढ़नी है, कर करा के सारे संगत करके हम लोग एडवोकेट बन गए और फिर उस क्षेत्र में गए, धीरे धीरे काम सीखा देखा। लेकिन मूड कोर्ट जब अवधारणा आरंभ हुई, मूड कोर्ट क्या है? एक तरह के कोर्ट का एक रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्ट है, रेप्लिका ऑफ कोर्ट है कि कोर्ट की क्या होता है वो आपको यहाँ पे सिखा दिया जाए पहले से, ताकि जब आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट की अपनी गरिमा होती है, कोर्ट की गरिमा होती है और इस कोर्ट की भी एक गरिमा होती है। जब आप पहनेंगे इस गरिमा में आपको रहना पड़ेगा। लॉ सिर्फ ज्ञान की चीजें, ज्ञान बताने, ज्ञान छांटने की चीज नहीं है। बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आप सभी को बताता हूँ। लॉ फर्स्ट ईयर में आते हैं हम लोग अपना आपको एडवोकेट समझने लग जाते हैं, बस बन गए एडवोकेट। धीरे से लोगों को बताएं, कॉपी में पढ़ते, धीरे से पीछे से एडवोकेट लिख लेंगे डायरी में भी, फर्स्ट ईयर में आते हैं। जहां हम जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं वहां जल्दबाजी किस बात में? भाई वी आर इन हरी। आपको कोर्ट में जाना है जिंदगी भर, प्रैक्टिस करनी है, तो जज बनना है तो जिंदगी भर जजशिप करनी है, जेएलओ बनना है, एपीपी बनना है। लॉ के अंदर बहुत सारे क्षेत्र खुल चुके हैं। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर सब अपने अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत लॉ लीगल एडवाइजर रखते हैं। बाहर वो लीगल एडवाइस तो लेते हैं, इंटरनली भी लीगल एडवाइजर नियुक्त करते हैं। तो लॉ का बहुत स्कोप हो गया है। पहले जजशिप था, एडवोकेसी। हमारे जमाने में 2 ही चीजें किया था, एडवोकेसी, उसने गवर्नमेंट जज बन जाओ, वकील बन जाओ, या फिर एडवोकेसी करो, या फिर जज बन जाओ। उसमें यही इतना था। लेकिन अब इतने स्कोप हो चुका है लॉ में। आपको पहले ये मूव कोर्ट करने का उद्देश्य यही है, आपको कोर्ट में भटकना नहीं पड़े, कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको मिले, ऐसा कोर्ट होता है, ऐसा अपने को गरिमा रखनी। थोड़ा सा मैं बात को अलग तरीके से कहना चाहूंगा, पहले वाले वक्तों से थोड़ा सा अलग, कि कोर्ट जाने की एकदम जल्दी नहीं करनी चाहिए। एकदम हमने, ठीक है हमारी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कॉलेज की यूनिफॉर्म हमने पहन ली, हम गए रास्ते में निकले, हेलमेट लगाए नहीं और बोलते हैं बैठो। कुछ भी बात है फर्ज से बताया कि मैं एडवोकेट था, मैं तो कोर्ट जा रहा हूँ। आप एडवोकेट बनेंगे, समय से पहले जवान होना भी समय से पहले बूढ़ा बना देता है। एडवोकेट बनेंगे, आपको बनना है, पढ़ना है। मेन चीज जो चीज है वो है आपकी लिटरेसी, एजुकेशन की जो पावर है वो बहुत जरूरी है। कानून का ज्ञान वो आपको यही तो मिलेगा, वहां पे प्रैक्टिकल चीजें मिलेगी। प्रैक्टिकल करने की ज्यादा जल्दी नहीं, यही प्रैक्टिकल जल्दी नहीं हो, इसलिए ये मूव कोर्ट आयोजन किया जा रहा है। हम लोग आपके बीच में आए, आपको बताए कानून से क्या करना है। ये सारा जो सेटअप रखा है, इतना सुंदर सेटअप किया है, सारे स्टाफ में वास्तव में साधुवाद देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया सेटअप, इतनी बढ़िया अनुशासित
धूप से इतना मुंह पर संचालित किया गया, मैं एकदम देख के अपने आप को स्तब्ध हो गया एकदम मुझे लगा वास्तव में सामने कोर्ट चल रहा है और आप सभी ने धैर्य से इस चीज को सुना है, देखा है। जज साहब का कॉन्फिडेंस मैंने देखा है, मुलजिम आए तो अपने हिसाब से आए, पुलिस आए तो अपने हिसाब से आई, तो दोनों पक्षों ने बढ़िया पैरवी की अपनी तरफ से। दोनों पक्षों ने बहुत बढ़िया पैरवी की। अभियोजन ने भी अपने पक्ष रखा और बचाव पक्ष ने पक्ष रखा और जज साहब का फैसला भी बहुत इसी तरीके से सुना है। यहाँ तक रीडर का या आवाज लगाने वाले का सब ने अपना अपना अच्छे तरीके से रोल किया है और सबकी बढ़िया भूमिका रही है। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कहीं जल्दबाजी नहीं करें। आज ही मैं एडवोकेट बन जाऊं ऐसा नहीं, आप एडवोकेट बनिए, आप इसलिए तो आए आप जीवन भर यही करना। अपने जो कानून के ज्ञान है, किताबों में जो चीजें लिखी हुई है वो नॉलेज अपने को करना जरूरी है। जो आप बता रहे हैं फाइलें देखना करना कुछ चीजें करना वो हमारे मुंशी भी कर लेते हैं, जो बार पास होते हैं ग्रेजुएट होते हैं वो कर लेते हैं। अपने को मुंशी नहीं बनना है, डायरी लेके सीरियसली डायरी में एक पेशी से दूसरी पेशी बताना एकदम सीरियस होके, ये हमारे काम मुंशी कर लेते हैं। आप आईपीसी पे सीआरपीसी पे एविडेंस पे कंट्रोल करोगे, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से पहले आगे से ट्राई करोगे। एक बार जो घुस गया प्रैक्टिस में, जो लालच में गया तो प्रैक्टिस करते क्यों है? दो चीजें हैं, हम कमाने भी जाते हैं, हम सेवा भी करते हैं, इसको प्रोफेशन कहते हैं। अपने इस प्रोफेशन में अपना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अपना एक सामाजिक दायित्व है और सामाजिक दायित्व हम दो तरह से निभा सकते हैं। एक तो अपनी गरिमा में रहते हैं, जब आप इस कोर्ट को दान कर लेते हैं तो आपको गरिमा में कोर्ट टाइम के अलावा भी आपको अपनी गरिमा में रहना है। दूसरा सेवा, गरीब व्यक्ति हो, इतने पैसे दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है और समाज में उसमें ऐसा संदेश है हम गरीब व्यक्ति का भी हम काम कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं विधि से। उसके अलावा सामाजिक सेवा में हम ही करते हैं, राजनीति भी हम ही करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, मूड कोर्स से चीजें बढ़ती आती है। मूड कोर्स का फायदा है आपको मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोर्ट में वास्तव में क्या जानकारी, इसकी जानकारी मिलती है, टीम वर्क बनता है। आप सभी ने टीम बन गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसने परफॉर्म किया वही टीम है, आप सब कुछ टीम का हिस्सा थे। आपने जो गरिमा बनाई रखी, आपने जो शांति बनाई रखी, आपने ध्यान से कुछ देखा, दर्शक थे जो दर्शक बन के यहाँ खड़े थे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट ने देरी से बात सुनी थी, तो मेरा स्टाफ को, सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मानित किया। इस कॉलेज में मैं पढ़ चुका हूँ, 5-7 साल मैंने यहाँ क्लासें भी ली है, पढ़ा भी चुका हूँ और राजनीति के ग्रुप में आपके बीच में मौजूद तो सब आप भाई लोगों की धन्यवाद और आभार है। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। धैर्य के साथ अपनी लीगल लिटरेसी, उसको अपने लीगल में जो पॉइंट ऑफ व्यू है कानून को आप उसको बढ़ाएं, कोर्ट जाने की जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे सब होना है, जाने की जल्द अपनी कानूनी पावर को, नॉलेज को बढ़ाएं। तो वहाँ जाने के बाद पावरफुल होकर आप जाएंगे कोर्ट में, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। जो बेसिक चीजें हैं वो आप 1 साल में सारा कंप्लीट कर लोगे। वो बड़ी बात है, कैसे बोला क्या बोला, 1 साल में सारी चीजें हो जाएंगी। कानून का पावर रहेगा तो आपको बहुत काम आएगा। और बड़ी बात है कि इस कानून के पावर से आप लोग आरडीएस बन पाओगे, आप लोग जेएलओ बन पाओगे। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आजकल लीगल अधिकारी नियुक्त करता है, हर प्राइवेट सेक्टर में लीगल एडवाइजर नियुक्त किए जाते हैं, आप वहाँ पे भी जा पाओगे जहाँ पे कुछ टेरिंग निश्चितता होती है। वकालत में बहुत संघर्ष है, वास्तव में देखा जाए तो हम यहाँ इस गर्मी में से कोट पहन के बैठे हैं, वास्तव में वकालत कैसे हो रही है, प्रैक्टिस कोर्ट कैसे हो रही है, हमारा जी जानता है, कौन जी जानता है कि हम लोग वहाँ गए थे 10 साल 5 साल 10 साल हमने कैसे संघर्ष किया, किस तरह से हमने वहाँ पर अपना स्टेबल किया है, गुरु जी के काम सीखा, जहाँ सीख सकते वहाँ सीखने का प्रयास किया, इस काम से भी संघर्ष किया। हमको बुरा मत माना, हमको जेलसी होती थी, हमारे जो कोर्ट के बाहर ठेले वाले खड़े होते जेलसी होती थी, यार ये 200-500 रोज करके लेके जाते, उनसे हमको चाय वाले से, जो ठेले वाले से हमको जेलसी होती थी। हम बाहर खड़े रहते थे, चाय पीते साथी लोग यूनिटशिप में, सुनते यार ये थे आज तेरे की तो बोले यार 50 रुपए क्या, मेरा 20 रुपये सारा 200 रुपये लेके जाएगा, 500 रुपये लेके जाएगा दिन भर। ये एडवोकेसी का संघर्ष होता है।
अब तो जूनियर्स को भी बराबर मौका मिल रहा है, हम लोग बराबर ध्यान रखते हैं कि हमने संघर्ष किया है, हम जूनियर्स का ध्यान भी रखते हैं। फिर भी मेरा यही निवेदन है, जल्दबाजी नहीं, एडवोकेट बनने की जल्दबाजी नहीं करें। सड़कों पर तो एडवोकेट बिल्कुल भी नहीं बने, कानून जानते हैं तो कानून की पालना करें, हेलमेट भी लगाएं, जहाँ को हो रहे वहाँ करें, और जहाँ आपको लगता है मदद कर सकता है करिए। अधूरा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता है। आपने अधूरा ज्ञान लिया है और अधूरा ज्ञान ही आप बांटेंगे। अधूरा ज्ञान नहीं रखें, पूरा ज्ञान लेके तैयार होकर एडवोकेट बनना है, जल्दबाजी नहीं करें। आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आशा करते हैं कि सभी बच्चे आप करेंगे, इनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का बातें हमें बताइए। जैसे कि पवन जी ने बताया, बेटा जैसे भी करके जाओगे, शुरू में तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने बात कही, सबसे प्रैक्टिकल बात है। चाय वाला सामने खड़ी वाला तो 500 रुपये डेली के ले जाएगा, और आप सुबह खाली दिए भी जाओगे, शाम को घर लौटोगे तब भी। लेकिन इसके लिए ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए क्या करना है आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अगर ईमानदारी से आपने 3 साल मेहनत कर ली तो हो सकता है कि जो समय जो ज़्यादा है, संघर्ष का थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन वो कम तभी होगा जब आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें। मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया, बहुत कम समय में जो मेहनत करके उन्होंने प्रेजेंटेशन नोट किया, उसके लिए भी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप सब लोग आज बैठ के शांतिपूर्वक आपने प्रोग्राम अटेंड किया, शांति बनाए रखी, मोबाइल किसी ने चलाया नहीं, उसके लिए भी आप सभी को भी बता रही है आज के इस कार्यक्रम की सफलता, और आपके चेहरे पे जो मुस्कान, जो ओज दिख रहा है मुझे, ये इस चीज़ की परिचय है कि आपने बहुत बहुत मेहनत करी है, और इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे जो मुख्य अतिथिगण जो आज मौजूद है, आपके एडवोकेट डॉक्टर पवन जी श्रीमाली जी और एडवोकेट गोविंद जी कड़वा जी, जो आपके पार्षद महोदय भी हैं, इन सब का, इन दोनों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि आपको पता नहीं है बेटा कि कितने क्लाइंट्स हैं, कितने केसेस हैं, बावजूद उसके अपना बहुमूल्य समय इन्होंने अपने यहाँ दिया, और आपको कितने अच्छे तरह से मोटिवेट किया, लाइफ की रियलिटी बताई कि आगे जाकर के आपको क्या क्या हार्डशिप फेस करनी है, और रियलिस्ट भी बनाया आपको, जो अपन जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते थे, रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, वो भी आपको बताया कि भाई देखो बेटा, अभी जितना आप एकेडमिक्स में अच्छा करोगे, एक्सेल करोगे, उसके बाद का वो स्टेज शुरू होगा। ये सारी चीजें इन्होंने कही और बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट किया, आपको एक एक चीज की डिटेल बड़ी गहराई में जाके बताई, और गागर में सागर बदले, ये कहनी पड़ेगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरा महाविद्यालय परिवार, स्टाफ आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। अब बात आती है मूड कोर्ट की। टीम वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। सारा जो आज मूड कोर्ट आपने केयरफुली कोरियोग्राफ्ड, एग्जीक्यूट होते हुए, डायरेक्टेड होते हुए आज जो देखा, इसके पीछे बहुत ही कम दिनों में कितनी मेहनत लगी है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने डॉक्टर उमेश सिंह जी का, जिन्होंने एक एक कैरेक्टर चूज किया। एक एक बच्चा, जैसे आप देख रहे थे पीपी साहब जो मौजूद थे, एसएचओ आपके जज साहब, आपको शायद सपना आएगा आज देखने में, ठीक है। और इसके अलावा जो करण है, ये तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट ही है, और बच्चे अपना नागौर जिला तो छोटा नहीं है, लीड ओनर से आ रहे हैं, ये रिचपाल रोज लीड ओनर से आ रहे हैं, और ये जितनी पूरी टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। जैसे कि विनय शर्मा है, इन्होंने पूरा पूरा आपके जो स्टोरी थी शुरू से लेके अंत तक, ये इन्होंने कलेक्ट करी, एविडेंसेस A to Z जो फाइल होती है प्रोफेशनल मैनर में, वो फाइल इनके पास मौजूद है, मैंने देखी है। आपके एडीजे साहब जो जितेंद्र शर्मा है, इन्होंने न्यायालय की गरिमा कितने अच्छे से बना के रखी। और जब हम लोग
लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जो मान लो विटनेस नहीं आने थे, तो इन्होंने कहा कि जो है ना इसको जमानत इसकी क्या कहा था, गैर जमानती वारंट इशू कर देंगे। तो मतलब आप देखो प्रोफेशनलिज्म के लिमिट देखो, मजाक भी है तो वो भी प्रोफेशनल भी। ये सब चीजें चल रही थी। तो इसके अलावा जो आपके मैंने तो वैसे पूरी टीम को बहुत अच्छे से देखा। अली अकबर है जो मारवाड़ी में आपके गवाह थे, मतलब ये चीजें कैच करते हैं बच्चे बहुत अच्छे से। ये आज के बाद में आप हमेशा अपनी ताज़न की प्रैक्टिस जब आप कर रहे होंगे, एज ए जज बैठे होंगे, ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगा जरूर। आपके जो मुकेश सुथार है SHO साहब है, लग रहे सिंगम दोनों जो कोर्ट में रीडर और जो कोर्ट का स्टाफ था वो कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे थे, चालानी गार्ड, तो A to Z जितने भी बच्चे हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से परफॉर्म किया। मोटिवेशनल लेवल आप लोगों का भी जगह है काफी अच्छे तरीके से। तो सर इस चीज के लिए सबसे पहले डॉक्टर उमेश सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने बहुत कम समय में ये पूरी टीम तैयार की, एक एक रोल, एक एक कैरेक्टर कैसे परफॉर्म होगा इन्होंने डिसाइड किया, और अच्छे से डांटना भी, ये नहीं कि मतलब कि हाँ ये मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, ये नहीं, पूरा अच्छे से डांटा भी। उसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राकेश शर्मा जी का, अमरदीप जी चौहान सर का, चतुर्भुवन जी खलगानिया सर का, ऋतु मैम का, ऋतु थोरी मैम का, इन सबने जो टेक्निकलिटीज है, ये जो अभी आप देख रहे थे, जो कोर्ट की जो टेक्निकल जिस फॉर्मेट में कोर्ट रोल आउट करते हैं, हर चीज जो कोर्ट रूम में होती है वो पॉइंट आउट करके वैसे ही बच्चों से परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो इस चीज के लिए मैं आपको बड़ा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो आज श्रेय मिल रहे हैं ये टीम एफर्ट्स के कारण से। पूरी टीम ने बहुत अच्छे से वर्क किया, हमारे कॉलेज के पूरे स्टाफ ने। इसमें मैं अपने जो कैशियर साहब है अनुरोध जी बारट, उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ, और इसके अलावा अपने श्री अंकित जी मूथा हैं, उनका भी धन्यवाद, और हमारे गणपत भैया हैं जिन्होंने एक एक टेबल चेयर A to Z जो सेटअप है क्लीन और धन्यवाद है, और मेरे बेस्ट विशेस हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा आप दोनों मुख्य अतिथिगणों से कि आप आए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन हम लोग दे सकें। जो सर्टिफिकेट्स हैं पूरी टीम है,